Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स प्लीज चेकआउट करेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और सिलेबस एज पर एनईपी है, जैसा कि आप अगर पूरी वीडियोस देखते आए हैं तो ये आपको पता है। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे ताकि आप जो भी स्टडी करना चाहते हो स्टडी कर सकते हैं। So Telegram group है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is law of supply. ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का हमने बहुत सारा चीज जो है वो डिस्कस किया। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, मोस्टली आता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जैसे 14 मार्क्स में आ गया तो क्या लिखा है उसे, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई कि कौन कौन से मान लो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लागू होगा, ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, कैसे बनेगा, क्या ये शो करता है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्लियर है आपको। इसका एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग सप्लाई जो है वो वर्क करती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट सप्लाइड व्हेन ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है कि हम लॉ ऑफ सप्लाई में जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, उसमें हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो कर रहे थे। सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई में हम सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप की बात करते हैं। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं कि एक क्वांटिटी जो एक सप्लायर ऑफर करना चाह रहा है, विलिंग है, ठीक है, मार्केट में देने में एट अ गिवन प्राइस, वो उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, वेदर कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगे। बट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कि सप्लाई जितनी हम करेंगे और जो प्राइस है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो डिस्क्राइब करता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे प्राइस को हम क्या मानते हैं, सबसे डोमिनेंट फैक्टर, मतलब प्राइस ही है जो बताएगा कि सप्लाई क्या होगी। हम ये लेके चलते हैं इस पूरे लॉ में कि प्राइस जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हो रहा है सप्लाई भी कम होगी। ये लॉ बात करता है कि सप्लाई पे जिसका सबसे ज्यादा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइस है। बाकी हम फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, बाकी सब हम कांस्टेंट रखेंगे। हम इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। दैट इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। दिस बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर स्टडीज थ्रू लॉ ऑफ सप्लाई। इसी बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि एक प्रोड्यूसर प्राइस को देख के सप्लाई को कैसे चेंज करता है, वो हमें बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के, एजम्पशन यही है कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, कि आपका जो इनपुट है, ठीक है, जो आप सप्लाई कर रहे हो उसका कितनी कॉस्ट है, ठीक है, मतलब जैसे इनपुट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लेबर है, रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट क्या है, भाई ज़्यादा आ रही है तो प्रोडक्शन करने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो कहाँ उतना प्रॉफिट मार्जिन है, तो हम क्या उसको वही सप्लाई इफेक्ट करेगा कितनी ऑफर करनी है, प्लस कि आपका मार्केट की कंडीशन कैसे चल रही है वो इफेक्ट करेगी कि मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कितने टैक्स ले रही है वो भी हमारा इफेक्ट करेगा, वेदर कंडीशन क्या है वो इफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली उन सारी चीज़ों की कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की स्टेट क्या है वो सब कह रहे हैं, वो आप कॉन्स्टेंट रखो, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उनमें कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, वो जैसे हैं वो वैसे हैं। बदलाव किस पे आ रहा है, सिर्फ प्राइस में आ रहा है। तो उसके चेंज होने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये फ्रेज है कि कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट और ceteris paribus इज यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक्सप्रेशन शो करता है कि जितने भी बाकी फैक्टर है, जैसे कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, बाकी कमोडिटी का क्या प्राइस है उसको हम मानेंगे कि वो भी कांस्टेंट है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है वो भी हम मानेंगे कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रही है। प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कांस्टेंट है, नहीं बदल रहे, जैसे है वैसे ही है। टैक्सेशन लॉ नहीं बदल रहा, वैसा ही वैसा है। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव भी वही है, बस प्राइस बदल रहा है। प्राइस बदलने से क्या सप्लाई पे इफेक्ट आ रहा है वो ये बात करता है। तो एजम्पशन में ये लिख के आना कि ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये एज्यूम करके हम ये लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई को आप कैसे एक टेबल के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो जैसे 1 रुपए का प्राइस है तो कोई क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं, 2 प्राइस बढ़ा 5, 3 प्राइस बढ़ा 10,
4 बड़ा 15, 5 बढ़ गया प्राइस 20। भाई जब प्राइस 1 था उसी चीज का दाम आज 5 रुपए हो गया, तो आप सोचोगे ना कि चलो 1 रुपए में मेरी चीज जा रही थी, मैंने दी नहीं, मान लो 2 रुपए में मेरी चीज जा रही, मैंने 5 दी, अब तो मुझे उस 2 का आज मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है, तो फिर मैं और सप्लाई कर सकता हूँ ना, मुझे मुझे पैसे बनाने, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो, टेबल के फॉर्म में सप्लाई शेड्यूल बना दो और सप्लाई कर्व बना दो, जो इंडिकेट करेगा कि प्राइस की वजह से सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो राइजिंग स्लोप ही होगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप आप दिखाओगे थ्रू द डायग्राम और कर्व, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, कुछ पॉइंट्स जो याद रखो, ठीक है, ये लॉ को डिटरमाइन करते हैं। पहला अगर पॉइंट देखें वो है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बहुत देर से हम यही बोल रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन है कैसा, पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो रहा है सप्लाई घटेगी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये बात करता है कि एज द लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाई फॉर कमोडिटी एंड नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है कि कितने अमाउंट से चेंज आ रहा है, सप्लाई कितने से, प्राइस कितने से बढ़ा कि उसकी वजह से कितनी क्वांटिटी बढ़ी, वो बात नहीं करता। डायरेक्शन बात करता है कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, ये डायरेक्शन शो करता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये नहीं बताता कि कितने से प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से कितना चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में, वो बात नहीं करता। तो इट इज कंसिडर एज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा सही करेंगे, या फिर आप इट इज नॉट कंसिडर लगा देंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है कि ये आपको शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, वो ये बात नहीं करता, वो ये क्वालिटी की बात करता है कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई इज वन साइडेड। जो आपका सप्लाई का लॉ है वो क्या है, वन साइडेड, मतलब एक तरफा है। मतलब ये सिर्फ एक चीज बता रहा है कि प्राइस का क्या असर है सप्लाई पे, बस सप्लाई का क्या असर है प्राइस पे, वो डिस्कस नहीं हो रहा है कि भाई सप्लाई, मान लो जैसे कि सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा हो रही है, तो भर भर के लोग दे रहे हैं तो प्राइस तो कम होगा ना, जब सब दे रहे हैं तो फिर प्राइस डाउन जाता है। सप्लाई कम है तो भाई फिर वो एक ऐसी चीज हो गई जो ज्यादा नहीं मिल रही है मार्केट में, फिर वो दाम उसकी वजह से बढ़ जाते हैं कि भाई शॉर्टेज है चीजों की, ठीक है। तो सप्लाई का भी तो असर प्राइस पे आता है, ये उसकी बात नहीं करता, सिर्फ प्राइस का क्या असर आता है सप्लाई पे, ये उसकी बात करता है। तो ये लॉ क्या है आपका, वन साइडेड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई की क्या वजह है, मीन्स क्यों प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है या क्यों प्राइस के घटने से सप्लाई घट रही है। ये जो रिलेशन है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहला है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव अगर इसको शॉर्ट में बता दें तो ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट करना है एज अ प्रोड्यूसर। आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सामान ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बिक रहा होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जितना ज्यादा प्राइस हो रहा है, जब बढ़ रहा है, उतने ज्यादा हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्टॉक से सामान निकाल निकाल के सप्लाई करना शुरू करते हैं ताकि हम प्रॉफिट बना ले। मान लो कि आपके जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मान लो थिनर बना रहे हो, थिनर की बॉटल बना रहे हो, आज आपको इसका प्राइस जो है वो कल के मुकाबले आपको दुगना मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई बढ़ा दोगे कि ठीक है इस रेट पे निकल जाए। आपको लग रहा है आने वाले समय में इसका प्राइस बिल्कुल कोई डिमांड ही नहीं करेगा, एकदम गिर जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आज मुझे तो 20 रुपए मिल रहे हैं, कल को मुझे इसके 5 ही रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, आज प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आज क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दोगे। तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मेन गोल है। जहां आपको लग रहा है प्राइस बढ़ा, वहां आपने क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो their profit grow when the price of the commodity rises without change in cost. Therefore, by increasing production, manufacturers increases the commodity supply. On the other hand, price falls, supply also decline. अब प्राइस गिर गया तो सप्लाई भी क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि भाई अब कम प्राइस पे आपका सामान जा रहा है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, तो क्यों निकालना है, रखो, जब बढ़ेगा तब निकालेंगे। तो ये अप्रोच लेके प्रोड्यूसर चलता है। दूसरा है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म। प्राइस की वजह से सप्लाई क्यों चेंज हो रही है या क्यों डायरेक्ट रिलेशन है, वो है नंबर ऑफ फर्म्स में चेंज की वजह से। मींस कि जब प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी इंक्रीज, ठीक है, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूसर हैं वो इनकरेज किए जाते हैं कि वो भी उस मार्केट में आए और प्राइस, मतलब गुड को प्रोड्यूस करें और पैसा बनाए। जैसे कि कोविड आया तो मास्क का, जो मास्क है उसकी मार्केट बढ़ी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस चीज में आ सकते थे उन्होंने फिर क्या किया, वो भी एंटर होना शुरू किया। पहले 10 लोग सप्लाई करे तो 100 लोग आ गए, क्यों, क्योंकि अब लगा कि भाई इस बढ़िया रेट पे बिक रहा है, बढ़िया प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेंगे, इसका प्राइस बढ़ गया, पहले ये 10 का बिकता था, आज ये 50, 60, 100, 200, 300 रुपए में जा रहा है, तो क्यों ना हम भी
बाजी मारे, क्यों ना हम भी गंगा में हाथ धोएं, लगे हाथ। तो वो वाली अप्रोच होती है। इसीलिए भाई जैसे मार्केट में नंबर ऑफ फर्म में चेंज आया, जैसे प्राइस बढ़ा वैसे नंबर ऑफ फर्म में चेंज आया। जब प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा प्रोड्यूसर आ गए मार्केट में और सप्लाई देना शुरू कर दी, सप्लाई बढ़ा दी, बूम हो गया। ठीक है, जैसे ही प्राइस गिरा तो भाई सब जो बिजनेसमैन उनको लग रहा है कि इतने कम प्राइस में हमारा भला नहीं होगा, सोचते हैं कि भाई प्रोडक्शन बंद करो या तो इस मार्केट से ही निकलो। ठीक है, तो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस डिक्लाइन हो गया, सप्लाई जो है वो कम हो गई, नंबर ऑफ फर्म जो है वो निकलते गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ फर्म का चेंज की वजह से भी क्या है, ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंज की वजह से भी लॉ सप्लाई है। मीन्स क्या कि व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम राइजेस सेलर आर ईगर टू सप्लाई एडिशनल थिंग फ्रॉम देयर स्टॉक। जैसे प्राइस बढ़ता है, सप्लायर्स होते हैं जो भी हमारे स्टॉक में है अवेलेबल उससे ज्यादा क्या करो, बढ़ा दो। प्रोड्यूसर डू नॉट रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर स्टॉक एट अ सिग्निफिकेंट, अगर लग रहा प्राइस कम है तो स्टॉक से ज्यादा सप्लाई नहीं करते, तो रखते हैं, बाकी भाई बढ़ेगा फ्यूचर में तो ज्यादा माल निकालेंगे, अभी थोड़ा बहुत निकालो, ज्यादा हमें क्या है प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दे वर्क ऑन बिल्डिंग ऑन देयर इन्वेंट्री एंटिसिपेशन पोटेंशियल प्राइस राइज, मतलब उनको लग रहा है भाई फ्यूचर में बढ़ेगा तो हम रखते हैं, बाद में निकालेंगे, अभी उतना ही निकालो जितने में ठीक है, मतलब इतने कम प्राइस में कौन बेचना चाहता भाई। बनाया हमने इतने में, मान लो 100 का बनाया है, प्राइस चल रहा है 110, 10 रुपए के प्रॉफिट में हमें क्या भला है, जब अच्छा मिलेगा तो हम निकालेंगे, भी रखते हैं। तो वो तो स्टॉक में चेंज की वजह से भी आपका ये रीजन है कि प्राइस बढ़ रहा है। स्टॉक में चेंज कैसे आ रहा है, वो प्राइस की वजह से आ रहा है। प्राइस बढ़ा तो स्टॉक जो है वो उसमें से सामान ज्यादा सेलर जो है वो निकाल के सप्लाई करना शुरू करता है। प्राइस कम हुआ तो सप्लायर जो है वो होल्ड करके रखता है, फ्यूचर वो बेचेगा। तो इन सब की वजह से क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई भी, इन सब की वजह से प्राइस के चेंजेस की वजह से सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है। इस वजह से हम कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई, मीनिंग कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे ये लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या प्राइस घटेगा तो सप्लाई नहीं घटेगी, उल्टा होगा, सब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो सप्लायर जो है वो और ज्यादा क्या करेंगे, सप्लाई करना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दे आर एक्सेप्शन। तो अगर आप इसको फिगर में देखो तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एग्रीकल्चर गुड, पेरिशेबल गुड, रेयर आर्टिकल, बैकवर्ड कंट्रीज। अब वन बाय वन देखो इसको कि जनरली तो भाई यही होता है कि पॉजिटिव स्लोप होती है, अपवर्ड जा रही होती है, डायरेक्शन ऊपर का होता है। क्यों, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जैसे प्राइस घट रहा है सप्लाई घटा रहे हैं। बट जब एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन वही होती है जहां पे आपका लॉ फेल हो जाए, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई घट रही है, प्राइस घट रहा है सप्लाई बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वैलिड इफ सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर। ठीक है, मान लो आप हो, आप मोबाइल शॉप है आपकी, आप एज अ प्रोड्यूसर मोबाइल बनाते हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा जो ये फोन आज की डेट में 40,000 का बिक रहा है, बहुत अच्छे फोन आ रहे हैं मार्केट में, भाई ये 40,000 का नहीं जाएगा, इसका जो दाम है फ्यूचर में वो ज्यादा 25 ही रह जाएगा, क्योंकि उतने में और अच्छे एडवांस फीचर वाले फोन आ जाएंगे। मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि भाई नहीं फ्यूचर में ये 40 का भी ये 25 में जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, अब भाई दिमाग लगाऊंगी, आज ही के आज जितनी ज्यादा सप्लाई वो बढ़ा दूंगी, इस दौरान में बढ़ा दूंगी, जितना मेरे पास टाइम पीरियड है उस सोचूंगी कि भाई निकाल दो, ज्यादा सामान जो है निकाल दो, तो प्राइस जो है वो बढ़ा भी नहीं, बट मुझे ये डर है कि फ्यूचर में वो गिर सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, कम प्राइस में ही सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेल कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो भी प्राइस चल रहा है, अगर वो सस्ता भी चल रहा है तो उस रेट में भी मैंने उसको दे दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो है वो चीजें बदल सकती हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है और अभी प्राइस कम है और फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीजें बदलने वाली हैं, फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी, तो फ्यूचर में इसका जो है वो प्राइस बढ़ सकता है, तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं ये सोच के चलूंगी कि चलो ठीक है फ्यूचर में बढ़ेगा, चलो अभी मैं कम से कम सप्लाई करूं, तो फ्यूचर में बढ़ रहा है। अभी फिर आप क्या कर रहे हो कि कम रेट में जो है वो आपको लग रहा है कि प्राइस जो है भले ही इस टाइम पे आपको होगा हायर चल रहा हो, देन टू आप कम से कम सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में सीधी ज्यादा हायर हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि इस केस में आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर गुड। एग्रीकल्चर गुड आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द रूल ऑफ सप्लाई एज ए प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस।
जो एग्रीकल्चर गुड है, जो खेती बाड़ी, वो सब किस पे डिपेंड करती है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है कि वेदर कैसा है आपका, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो प्रोड्यूसर भले ही मान लो प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, फिर भी अगर भाई अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन है, उसकी उतना ज्यादा वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो कहाँ से सप्लाई बढ़ा देगा। तो यहाँ तो ये आपका लॉ फेल हो गया कि आप कहो कि भाई प्राइस तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही है। सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं, तो कहाँ से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका रूल जो है वो फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जल्दी खराब होने की वो होती है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सड़ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ऐसा तो नहीं आप रिटेन कर लो सालों साल वो रहेंगे वैसे ही, नहीं। तो सेलर क्या करते हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको अगर प्राइस ड्रॉप भी है तब भी बेच देती है, सस्ते में भी बेच देती है। जैसे आपने कभी बेकरी गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो पेटीज सुबह 20 रुपए की मिलती है, वही वो पेटीज जो है वो रात में आपको 12 या 15 रुपए में बेच देते, क्योंकि उनको पता है भाई कल तक ये खराब हो जाएगी, कल तो मुझे इसका 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, कल जितना मिल रहा है कम भी मिल रहा है, चलो निकाल दो, ठीक है। तो ये अप्रोच लेके चलेंगे, तो फिर आप बोलोगे यार कम प्राइस मिल रहा है तो क्यों सप्लाई आपने ज्यादा कर दी, क्यों ज्यादा ज्यादा निकाल रहे हो, तो नहीं होना चाहिए था, आपको तो कम करनी चाहिए थी, जब ज्यादा होता तब करते। नहीं, यहाँ पे नहीं लागू हो पाता है ना, पेरिशेबल गुड्स है, आप उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। रेयर आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो प्रीशियस हैं, जो रेयर हैं, मतलब सब जगह नहीं अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जैसे मोनालिसा का आर्ट वर्क यहाँ पे लिखा है, ठीक है, प्राइस बढ़ भी जाए तो भी आप क्या मोनालिसा की जो आर्ट वर्क है उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे, भाई वो रेयर आइटम है ना, रेयर आइटम्स में आ रहा है, तो उसकी आप सप्लाई भले ही प्राइस बढ़ जाए आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो, वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, तो उसी में ही उतना ही ऑफर कर पाओगे, ठीक है। बैकवर्ड कंट्रीज, जो कंट्रीज बैकवर्ड हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी, उनके पास इनपुट्स की कमी है, मान लो, ठीक है, प्राइस पैसों की कमी है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा बना ही नहीं सकती, जब ज़्यादा बना नहीं सकती तो भले प्राइस ज़्यादा हो, कहाँ से ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी आपका लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइज आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं लॉ ऑफ सप्लाई इन डिटेल, कि क्या है लॉ ऑफ सप्लाई, क्या है इसके एग्जाम्पशंस, ठीक है, कहाँ ये लॉ ऑफ सप्लाई आपका फेल होगा, लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल क्या है, ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पशन लेके चलते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, सब डिस्कस किया इन डिटेल। आई होप आप समझ पाएं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।